दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। बहुत समय से हमें इंतजार थी एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की जिसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन करवाई जाए, स्किलिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज हो। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। अक्सर हम बात किया करते थे अपनी वीडियोस में भी और अन्य मंचों पर भी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप हो चुका है। एक व्यक्ति अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसको वेटेज नहीं दी जाती, बजाय सिर्फ और सिर्फ हमें रट्टा मारकर, याद करके, क्रैमिंग करके एग्ज़ाम पास करना होता है। एक वीडियो में मैंने बात की थी कि +2 में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उसके पर्सनल इंटरेस्ट, उसके वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है या कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, उस चीज़ की दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन खैर, आज ये एक सकारात्मक खबर है आपके और हमारे लिए। तो जानते हैं कि आपके बच्चे पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर पड़ना है। देखिए, अभी तक जो हम सिस्टम फॉलो करते थे वो था 10+2। अब क्या होने वाला है, सीढ़ियों को बना दिया गया है 4, 5+3+3+4। जानते हैं कि पहला 5 क्या है। ये पहला 5 है आपका प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें एक बच्चा सीखता है उठना बैठना, कि डेली एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा बल रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा, एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही नहीं है। अभी तक जो हमारी सीढ़ियाँ थी, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको कन्वर्ट करके प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद 3 साल का समय और दिया गया है स्कूल प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हमारी क्लासेस अभी तक की जो रहती थी 3rd, 4th एंड 5th, वो दूसरी सीढ़ी है। उसके बाद तीसरी सीढ़ी है जो कि हमारी क्लासेस होती थी 6th, 7th एंड 8th। 6th, 7th, 8th वाली जो सीढ़ी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है मिडिल एजुकेशन में, और उसके बाद आएगा अपना सेकेंडरी एजुकेशन। तो अब आपके बच्चे की एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, एग्जामिनेशन आपके सिर्फ और सिर्फ 3rd, 5th और 8th में होंगे। उससे पहले किसी भी तरह के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, यानी इवैल्यूएट किया जाएगा बच्चे के इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर, उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेसिस पर उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके अलावा 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जिसमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि 10 डेज विदाउट बैग आपको इंटर्नशिप करनी है। ये एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाती हैं। एक पेरेंट है, ध्यान से समझिएगा, एक पेरेंट है जो कि शॉपकीपर है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। नाउ द स्टूडेंट, दैट चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस फॉर 10 डेज। 6ठी क्लास में वो अपने फादर के साथ या और किसी शॉप पे 10 दिन बैठकर उसको समझ सकता है और ये देख सकता है, जान सकता है कि क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं बनता, नेक्स्ट ईयर वो किसी दूसरी यूनिट में, किसी दूसरे तरह के बिजनेस में 10 डेज़ का इंटर्नशिप कर सकता है। एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है। अभी तक हम लोग यही शिकायत करते थे कि हमारी जो एजुकेशन है ना, वो बिल्कुल भी जॉब से रिलेटेड नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। बहुत स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ में बहुत कम एज में लोग होटल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अदर कंट्रीज़ में, जापान में हम देखते हैं, चाइना में देखते हैं, स्किलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं स्किलिंग के लिए। स्किल इंडिया मिशन चलाया, जिसमें बहुत सारी तरह तरह की स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत पुअर रहा है अभी तक। और उम्मीद करता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे भी फोकस करेगी। तो 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल एजुकेशन आपके करिकुलम का हिस्सा होगा। उस वोकेशनल एजुकेशन में आप जो लर्निंग करेंगे उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे। उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आपके मार्क्स लगेंगे, इवैल्यूएशन होगा। एक प्रॉब्लम जो अक्सर आती थी कि एक बच्चा सिर्फ क्रैमिंग करके टॉप कर जाता था, दूसरा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिसको पता है, जो कि अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है उनके बिजनेस में, उनके काम में, जो कि फ्रेंड्स के साथ जाता है और डेली 1 घंटा क्रिकेट खेलता है, जो कि गाना बहुत अच्छा गाता है,
जो कि घर के कामों में सबको हेल्प करता है, वो बच्चा मार्क्स नहीं ले पाता क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह की स्किल्स को भी एम्फेसिस मिलेगा और आपको मार्क्स में हेल्प मिलेगी, यानी आपकी जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं उसमें ये काउंट होंगे। इसके अलावा जो एक मेजर चेंज हमें दिख रहा है वो ये है कि 3 लैंग्वेज स्टूडेंट को सीखनी मैंडेटरी होंगी, हिंदी, इंग्लिश और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज। देखिए गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि लैंग्वेज पर किसी का कोई कंपल्शन नहीं है। आपको 3 लैंग्वेज सीखनी है, वो कोई भी हो सकती हैं। आप हिंदी सीखना चाहें, इंग्लिश सीखना चाहें, रीजनल लैंग्वेज कोई कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, फॉरेन लैंग्वेज जर्मन, जापानीज, फ्रेंच, संस्कृत को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। संस्कृत हर स्कूल में एज अ ऑप्शन अवेलेबल रहेगी, ये कह दिया गया है। जो भी स्टूडेंट संस्कृत में जाना चाहे ही कैन गो, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जितना भी प्राचीन इतिहास है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। और संस्कृत पे एम्फेसाइज होने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे हमारे जो प्राचीन सभ्यता है उसको स्टडी कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ग्लोरियस है, बहुत महान है। अभी तक हमारा जो लिटरेचर हमें जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसमें शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है, उसमें फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडियन ऑथर्स को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। जहाँ तक लगता है कि एक सकारात्मक प्रयास हो सकता है अपने इंडियन कल्चर को स्टडी करने के लिए। आपका बच्चा जब 9th क्लास में पहुँचता है तो अभी तक तो रिजिड था सिस्टम कि उसको वही सब्जेक्ट्स 5 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस पढ़ने ही पढ़ने। बट नाउ योर चाइल्ड हैज़ द चॉइस। 9th, 10th, 11th एंड 12th 4 साल उसके पास चॉइस रहेंगी कि उसको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सबसे अच्छी बात सब्जेक्ट्स का मिक्सचर उठा लिया जा सकता। जैसे मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे लिए चॉइस है कि मैं हिस्ट्री को बाहर निकाल दूँ। एक स्टूडेंट को मैथ अच्छा नहीं लगता तो वो मैथ को बाहर निकाल दे। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ें। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात लगी कि आप अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, आप म्यूजिशियन हैं, आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, आपका इंटरेस्ट कोई किसी पर्टिकुलर स्किल में है, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है, आप डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको भी वेटेज दी जाएगी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी बहुत सारी नई तरह के सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे और उन सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा स्किल्स के बेसिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। ऐसा अक्सर होता था कि हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा जैसे 10th में ही कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट आई वॉज हैविंग नो चॉइस बिकॉज इट वॉज नॉट अ सब्जेक्ट एट दैट टाइम, तो उसको वेटेज नहीं दिया गया। बट नाउ मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो मेरे लिए एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आपके घर में एक बच्चा है जो कि डांस करता है, बहुत अच्छा डांसर है, और वो उस पर बहुत ज़्यादा समय डेली लगाता है, 1.5-2 घंटा लगाता है, तो वो डांसिंग उसके लिए एक सब्जेक्ट है, वो उसमें एक्सपर्टीज़ ले, उसमें मार्क्स ले, ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। अब कोई भी बच्चा इस चीज़ के लिए फेल नहीं होगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा था, वो ज़्यादा मोबाइल चला रहा था, वो ज़्यादा घर के कामों में ध्यान दे रहा था, वो ज़्यादा खेल रहा था, उसने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया गाना गाने में। अक्सर हम कह देते हैं ना, यार वो तो टाइम वेस्ट करता रहा, उसने तो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि +2 में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना नहीं जानते। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो पढ़ाई आपको कराई जा रही है उस पढ़ाई में आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। मैंने एग्जांपल दिया था कैरी मिनाती का कि वो लड़का +2 में फेल हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था और म्यूज़िक में +2 होती नहीं। उसका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में था, रोस्टिंग में था, एक्टिंग में था, लेकिन 10th और 12th में ये सब चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जाती। तो शायद उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स भी कहते होंगे कि अजय भाई तूने तो टाइम वेस्ट कर लिया बहुत, इससे बढ़िया ढंग से पढ़ लेता। लेकिन खैर वक्त ने उसको प्रूव किया कि दैट पर्सन वाज राइट। रितेश अग्रवाल का एग्जांपल भी मैंने दिया था, ओयो के फाउंडर। तो इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल हैं, ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल थे जिन लोगों पर अब ये धब्बा नहीं लगेगा कि आप ड्रॉप आउट हैं। वो लोग भी शान से और गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपनी एजुकेशन पूरी की है, हम ड्रॉप आउट नहीं हैं। इसके अलावा 9th के बाद बोर्ड एग्ज़ाम पे भी असर पड़ने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साफ कहा गया है कि अब
क्रैमिंग वाली जो चीज़ें हैं, जैसे रट्टा मार के हम बहुत ज़्यादा मेमोराइज करके एग्ज़ाम देते थे, उस तरह के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल असेसमेंट्स होंगी, आपका देखा जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा और उस चीज़ के मार्क्स लगेंगे। और मार्क्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, वो ये है कि मार्क्स सिर्फ टीचर नहीं देंगे, मार्क्स देने में आपका अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बात करते हैं, किस तरह का से आपको इवैल्यूएट करते हैं, वो असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होगी। यानी एक कहते हैं ना ग्रुप असेसमेंट होगी कि आपके टीचर तो इवैल्यूएट करेंगे, उसके अलावा आप खुद को मार्क्स देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको मार्क्स देंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। 10th और 12th का बोर्ड एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो उसका करिकुलम है, जो मार्क्स का फॉर्मेट है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इवैल्यूएशन पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। तो ये 9th से लेकर 12th तक का आपका सेकेंडरी एजुकेशन रहेगा। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम कराएगा नेशनल असेसमेंट सेंटर। यानी एक बॉडी अलग से बना दी जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल असेसमेंट सेंटर, और वही एक सिंगल एग्ज़ाम करवाएगी। ऐसा नहीं होगा कि IIT के लिए अलग एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए अलग एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए अलग हो रहा है। एक एग्ज़ाम होगा, यानी एक ही बॉडी एग्ज़ाम करवाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस को चूज़ करेंगे, जो कि बहुत अच्छा कदम है। सभी को एक ही लेवल पर लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बोर्ड का सिलेबस कुछ है, दूसरे का सिलेबस कुछ है, हरियाणा बोर्ड कुछ बना रहा है, UP बोर्ड कुछ बना रहा है, CBSE बोर्ड कुछ बना रहा है। सिलेबस एक रहेगा, पैटर्न एक रहेगा, वन नेशन वन पैटर्न। उसी तरह से ग्रेजुएशन में भी, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पे जो सिलेबस रहेगा वो सभी के सभी कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 साल से लेकर 4 साल तक का टाइम रहेगा। 3 ईयर ग्रेजुएशन का भी प्रोविज़न है और 4 ईयर ग्रेजुएशन का भी प्रोविज़न। 3 ईयर ग्रेजुएशन उनके लिए है जो जॉब करना चाहते हैं, और 4 ईयर ग्रेजुएशन उनके लिए है जो आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रहेंगी, यानी 3 साल पूरे हो गए और आपने एग्जिट कर दिया, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। आपने 4th ईयर कंटिन्यू किया तो आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 3 ईयर ग्रेजुएशन, उसके बाद 1 ईयर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और उसके बाद 4 साल की आपको रिसर्च करनी होगी। ये टोटल प्रोसेस रहेगा। एमफिल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको एमफिल करनी होती थी 2 साल की, और उसके बाद आप रिसर्च करते थे या फिर आप नेट क्लियर करते थे। ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी प्रोविज़न है, इसको ध्यान से समझते हैं। अभी भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, BVOC के नाम से, बैचलर इन वोकेशन के नाम से, जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट थी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि आपको लगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या आपका इंटरेस्ट नहीं बना उस पर्टिकुलर एजुकेशन में, आपने क्विट कर दिया। अब आपकी पढ़ाई अभी तक की बेकार, आपका 1 साल हो गया खराब। लेकिन अब क्या है, ये 1 साल जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको क्रेडिट्स मिल गए। क्रेडिट्स इन द सेंस कि अगर आप NSQF के बारे में अगर आपने सुना है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो उसमें क्या है कि उसमें अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया है तो आपको लेवल 4 का दर्जा दे दिया जाता है और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आपने 2 साल पूरे कर लिए हैं तो आपको लेवल 5 अवार्ड किया जाता है, ठीक है, और आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाता है। और अगर आपने 3 साल पूरे कर लिए ग्रेजुएशन में तो आपको लेवल 6 दे दिया जाता है और आपको डिग्री दे दी जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है स्किलिंग में, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, और इसको हम क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम भी कहते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र इसी तरह से कि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये तो हो गई मल्टीपल एग्जिट की बात कि आप 1 साल के बाद एग्जिट करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं एग्जिट करने के लिए, 2 साल के बाद करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा ले एग्जिट करें, और 3 साल पूरे कर लिए तो आपको डिग्री मिल गई। लेकिन एंट्री कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने 1 साल का सर्टिफिकेट ले लिया और उसके बाद आपने गैप दे दिया, आपको लगता है कि मुझे एजुकेशन नहीं करनी चाहिए थी, 2-3 साल के बाद आपका मन किया कि मुझे वापस से कंटिन्यू करना है, तो अभी आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? लेवल 4 का सर्टिफिकेट है। वो लेवल 4 के सर्टिफिकेट के बेस पे आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अब आप डिप्लोमा कर सकते हैं। फिर आप अगर डिप्लोमा के बाद आपने क्विट किया था और आपके पास लेवल 5 है तो आप उसके बेसिस पर डायरेक्ट 3rd ईयर में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि ये फैसिलिटी हमारे नॉर्मल
मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में ये फैसिलिटी नहीं थी। एक बार क्विट कर दिया तो हमें पूरा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ा। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो है कि मल्टी स्ट्रीम एजुकेशन आप ले सकते हैं। 11th 12th में हमारे पास 4 ही ऑप्शन थे, कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। अब हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस है, मुझे जो सब्जेक्ट लेना है मैं ले लूँगा। अगर मुझे मैथ लेना है तो मैं मैथ ले लूँगा, मुझे हिस्ट्री लेनी है हिस्ट्री ले लूँगा, मुझे म्यूज़िक लेना है म्यूज़िक ले लूँगा, जो लेना है मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट केमिस्ट्री प्लस जियोग्राफी ले ले, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बायोलॉजी प्लस जियोग्राफी ले ले, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। क्या स्कूल्स डायरेक्टली कुछ ऑप्शंस देंगे या स्टूडेंट के पास अनलिमिटेड चॉइस होगी। इसके अलावा कुछ और अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ीस का कैप लगा दिया गया है एजुकेशन प्रोवाइडर्स के ऊपर। जो फीस मैक्सिमम फ़ीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही फ़ीस सभी स्कूल कॉलेजेस ले पाएंगे, उससे ज़्यादा फ़ीस आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। सभी एजुकेशन प्रोवाइडर्स को, स्कूल्स कॉलेजेस को नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म्स ट्रीट किया जाएगा, यानी कुछ भी अगर प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर री इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर या एजुकेशन डेवलपमेंट पर किसी भी तरह से उस पैसे को आप एज अ प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते। कॉलेजेस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, अभी तक कॉलेजेस किसी ना किसी एफिलिएशन के जंजाल में बंधे हुए थे। कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो कि क्या चाहते थे कि हम अपने लेवल पर क्वालिटी दें, वो अपना कोर्स करिकुलम खुद से डिज़ाइन करना चाहते थे, लेकिन ये मैंडेटरी था कि एफिलिएट होना ज़रूरी है, और एक बार आप एफिलिएट हो गए तो आपको यूनिवर्सिटी का ही कोर्स पैटर्न फॉलो करना मैंडेटरी था। खैर, अब इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं रहेगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हों। नॉन एफिलिएटेड कॉलेजेस अपनी खुद की डिग्री दे पाएंगे, बशर्ते वो उस ग्रेडिंग पैटर्न में आते हों। 15 साल के अंदर सभी कॉलेजेस को ग्रेडेड कर दिया जाएगा, यानी उनको कुछ ना कुछ ग्रेडिंग दे दी जाएगी, कौन सा ए ग्रेड का कॉलेज है, कौन सा बी ग्रेड का कॉलेज है, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आयरलैंड, जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं एजुकेशन के लिए, खासतौर पे आईटी एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर एक एक साल के कोर्सेज हैं और कॉलेज खुद से डिग्री देता है। जस्ट ग्रेडिंग की हुई है गवर्नमेंट ने, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप से आपको डिसाइड करना है, ए ग्रेड कॉलेज में जाना है, बी ग्रेड में जाना है। इसके अलावा कॉलेज कहीं से भी एफिलिएटेड नहीं होता। बहुत सारे कंट्रीज़ में इसी तरह का ही पैटर्न। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी में आप देख रहे हैं सुधार, बहुत सारी कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को उसमें फॉलो करने की कोशिश की गई है। जैसे कुछ अच्छी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जापान से, चाइना से, आयरलैंड से, अलग अलग कंट्री से, जर्मनी से कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये 34 साल के बाद इसमें कुछ नया अपडेट हुआ है। 1986 में हमारी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसके बाद आप देख लीजिए 34 ईयर्स, यानी 2 जनरेशन पढ़ चुकी हैं, उसके बाद किसी भी तरह का कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। खैर, बीजेपी जिस समय 2014 में इलेक्ट होकर आई थी, तब भी उनके मैनिफेस्टो में था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो लेकर आएंगे। उसके बाद 2015 से उन्होंने इस पर काम शुरू किया, कुछ कमेटीज़ बनाई गई, उनकी रिकमेंडेशन आई। 2019 में ड्राफ्ट पॉलिसी अपनी वेबसाइट पर इन्होंने डाली। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया। उन सबको इम्प्लीमेंट करके ये ड्राफ्ट हमारे सामने आया है, जो कि कल कैबिनेट में पास हो गया है। इसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मत ये था कि इंसान कोई संसाधन नहीं है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हर बजट में से 6% जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर को देने की भी बात की गई। तो ये था इन शॉर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आपकी सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है। तो अब आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को फोटोग्राफर बना सकते हैं, डांसर बना सकते हैं, आर्टिस्ट बना सकते हैं। उससे आपके बच्चे की एजुकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो है सब कागजी बातें, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, कितना अच्छा होता है, ये तो समय ही बताएगा। अभी तक भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट लेकर आई, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी ऑन पेपर, जो कि देखने में लगता है कि इसमें कोई बड़ी फॉल्ट नहीं है, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो उसमें कहीं ना कुछ लूफूल निकाल लिए जाते हैं जिनका फ़ायदा उठाया जाता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। उम्मीद करता हूं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम और स्किल एजुकेशन दोनों ही बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलता हूं, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।